दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जो लोग ये कह रहे हैं कि देश में कोई ऊर्जा संकट नहीं है, जरा इन लाइनों को देखिए, इन कतारों को देखिए और ये लोग जो लाइनों में लगे हुए हैं एक सिलेंडर भरवाने के लिए, इनकी आंखों में छुपे उस दर्द को देखिए, उस तकलीफ को देखिए जो ये लोग लगातार बीजेपी सरकार में झेल रहे हैं। लगातार इन्हें कतार में खड़ा किया गया। पहले नोटबंदी की गई, उसके आधार पर कतार लगवाई गई। अब देश में सिलेंडर के लिए मारामारी है, ऊर्जा के लिए मारामारी है। और देश की सरकार लगातार कह रही है, झूठ बोल रही है कि देश में कोई भी ऊर्जा संकट नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश में अगर कोई ऊर्जा संकट नहीं है तो ये कतार क्यों लगी हुई है? सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? आखिर कोई भी देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को अंधेरे में क्यों रखना चाहेगी? क्यों उन्हें सच नहीं बताना चाहेगी? क्यों उनसे झूठ बोलेगी? आखिरकार देश की सरकार का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वो अपने देश के देशवासियों को, नागरिकों को सच बताए, उनके सामने जो भी समस्या है ईमानदारी से सामने रखे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री स्वयं सामने आकर बार बार ये बयान देते हैं कि देश में कोई भी ऊर्जा संकट नहीं है। तो संकट कब होगा? जब लोग भूखे मरने लग जाएंगे, जब यहां पर भूखमरी आ जाएगी, शहरों में जब लोग सिलेंडर भरवाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, कतारों में थके हारे अपने कंधों पर सिलेंडर टांगे कतार में लगे रहेंगे, तब क्या सरकार ये चेताएगी कि देश में सच में ऊर्जा संकट है? क्या उससे पहले ये सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी रहेगी? ये मेरा बड़ा सवाल है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार सही कह रही है, देश में कोई ऊर्जा संकट नहीं है, गैस बराबर मिल रही है, पेट्रोल डीजल बराबर मिल रहा है, तो उनको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को लगता है कि ऊर्जा संकट नहीं है, शायद वो लोग, वो जो मोदी जी वाला पुराना फॉर्मूला था ना, गंदी नाली से कैसे गैस उत्पन्न की जाती है, शायद वो लोग वही तरीका अपना रहे होंगे। वरना तो देश के देशवासी आज के दिन लगातार एलपीजी क्राइसिस को झेल रहे हैं। और इसी बात को लेकर अब सिर्फ नागरिक ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग नेता, सांसद इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने, संसद सत्र जो चल रहा है उसमें चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सवाल पूछा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो सामने बैठी हुई थी संसद के अंदर, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्होंने सवाल किए। और उनके सवाल बड़े ही वाजिब थे कि आखिरकार सरकार इस गैस के संकट को कब मानेगी कि हाँ, सच में इस देश में संकट है और जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रसोई में उस संकट को महसूस कर रहे हैं। चाहे फिर वो गैस की महंगाई हो, चाहे फिर वो इसमें लागू होना हो, या फिर वो लंबी कतारें हो। और ये जो संकट है, ये संकट अभी और ज्यादा गहराने वाला है। सबसे पहले आप चंद्रशेखर आजाद को सुनिए, उनके क्या वक्तव्य हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं कि इस क्राइसिस से कैसे इस देश को निकाला जा सकता है और कैसे भविष्य की एक सोची समझी रणनीति तैयार की जा सकती है, जिससे कि जो नागरिक हैं, जो देश के देशवासी हैं, वो फिर से कोरोना या फिर लॉकडाउन की तरह तकलीफ ना झेलें। कम से कम रसोई घर के मामले में ऐसा ना हो। पहले आप ये बयान सुनिए। मैं कोशिश ये करता हूं कि विषय से हटूं ना, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर की समस्या इस समय बहुत बड़ी है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोग लाइनों में लगे और आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या दूर हो जाए। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को नहीं मिल रहा है, NFS लगातार हो रहा है SC ST OBC के बच्चों के साथ, और इंटरव्यू में जिस तरह का छल हो रहा है, जैसे UPSC में भी अभी हुआ, जिस तरह का छल हो रहा है उससे असंतोष पैदा हो रहा है। साथ साथ महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करने की नहीं है, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना भी होता है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों को समान अवसर मिले, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। नगीना लोकसभा से मैं चुन के आया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकसभा के वोटर्स का सभी। महोदय, पिछली सरकारों ने भी नगीना को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से आता है। और अंत में एक आखिरी वो कर रहा हूं सर, और ये सरकार भी सर नगीना से दोहरा व्यवहार कर रही है। महोदय, हमारे यहाँ रोजगार की समस्या, पलायन करना पड़ता है, कोई मुंबई जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली आता है, और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली बार भी
वित्त मंत्री से मांग की कि एम्स बन जाए हमारे यहाँ पर, अपने जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे मांग के सर विस्तार में कभी अगर जाके देखें, मैं आग्रह करूंगा, निमंत्रण भी दे रहा हूं कि आप कभी आइए नगीना, आपको देख के ऐसा लगेगा कि उससे इतना बड़ा छल हुआ कि वहां की जनता को जानवर माना गया। इसलिए मैं आपसे वहां का प्रतिनिधि होते के नाते कहना चाहता हूं कि वहां अगर आदमी, चेयरमैन सर, अगर आदमी बीमार हो जाए, उसको इमरजेंसी पड़ जाए तो इतना हॉस्पिटल जाएगा, इतना मर जाता है, लोग तड़पते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। और मैडम ये मेरा नहीं है, अपना नहीं है, ये हमें तो यहाँ एम्स में मिल जाएगा, लेकिन उनको इलाज मिले, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि नगीना के लोगों के बाद सोचा जाए, हमारे रोजगार की व्यवस्था हो जाए, उद्योग क्षेत्र लग जाए, तो लोगों वहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा और वो आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सर। दूसरी तरफ भारत का गोदी मीडिया लगातार ये साबित करने में लगा हुआ है कि ईरान ने भारत को जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसमें से तेल या गैस लाने की अनुमति दे दी है। चीन के बाद भारत को भी अनुमति मिल गई है और गोदी मीडिया लगातार ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश कुछ रिसर्च करने पर ही हो जाता है। जब हमने गोदी मीडिया की खबर सुनी तो हमने सोचा कि क्यों ना जो विदेश मंत्रालय है भारत का, उनका ट्विटर हैंडल चेक किया जाए, क्योंकि अगर अनुमति मिली होती तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया होता, लोगों को बताया होता, लोगों को सही जानकारी दी होती, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारत को अनुमति मिली होती तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ट्विटर पर ट्वीट करके बताते। लेकिन जब हमने उनका ट्विटर हैंडल खंगाला तो उसमें हमें कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला जिसमें यह जानकारी दी गई हो कि ईरान ने भारत को स्टेट ऑफ हॉर्मोज में से गुजरने की अनुमति दे दी है। तो यहां पर गोदी मीडिया का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। किस तरह से सरकार को बचाने के लिए इस क्राइसिस में, जब लोग तड़प रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लोग एक सिलेंडर के लिए, आप समझ सकते हैं कि जो सिलेंडर है, जो गैस है, वो कितनी मूलभूत आवश्यकता है। उसके बिना रसोई नहीं चल सकती है, और रसोई नहीं चलेगी तो फिर खाना नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। और भूखमरी की स्थिति, भूखमरी की क्राइसिस कितनी विराट होती है। ये छोटी क्राइसिस नहीं है अगर देश में भूखमरी आ जाती है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं लगातार। किसी एमएमयू जो हॉस्पिटल है उसमें जो मरीजों को 4 रोटियां मिलती थी उसके बदले 2 रोटियां मिलने लगी हैं। इसके अलावा भी आप देश के कोने कोने से देखेंगे, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, आपने देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो देश की सरकार है उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को सही जानकारी तो कम से कम प्रोवाइड करे। दूसरी तरफ आप दुबई को देखिए। दुबई में इस समय अगर कोई वहां का नागरिक होटल में खाना खाने जाता है तो उसका पेमेंट वहां की सरकार करेगी। ये उन्होंने, उनके जो होटल्स, उनको निर्देश दिया है। अब आप समझिए, हमारे देश में होटल बंद हो रहे हैं कमर्शियल गैस के चलते, उसकी महंगाई के चलते, क्योंकि गैस मिल नहीं पा रही है, चूल्हों पर खाना बन रहा है होटलों में। लेकिन दुबई की सरकार ने कैसा काम किया आप खुद देखिए। और हमारी सरकार हमसे सच्चाई छुपाने में लगी हुई है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं ना, फितरत खून में घुली होती है। आप याद करिए, यहाँ पे जब कुंभ में भगदड़ हुई थी, मौतें हुई थी, तब भी मौतों का सही आंकड़ा छुपाया गया। तो उसके बाद कोरोना में आ जाइए, कोरोना में भी लगातार यही कहते रहे कि थाली बजाते रहो भैया, दीपक जलाते रहो, कोई समस्या नहीं है देश में। देश में कैसी समस्या हुई, कितने लोग मरे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन समय के साथ लोग ये भूल जाते हैं कि आखिरकार जो सरकार बार बार अपने नागरिकों से सच छुपा रही है, तो वो इस आपदा की स्थिति में, और कुछ लोग तो इस आपदा में अवसर तलाशने में लगे हुए हैं। कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। 3-3 हजार के, 4-4 हजार के सिलेंडर मिल रहे हैं, लगातार लाइनें लग रही हैं उनके लिए भी। तो ये जो कालाबाजारी है, इस देश की जो नसों में जो भ्रष्टाचार बसा हुआ है कि आपदा में फायदा उठाने के लिए जो लोग सोचते हैं, उसके ऊपर जो सरकार है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है। अगर इनके ऊपर भी एक्शन लेना शुरू करे और अपने नागरिकों को सही जानकारी दे, इस सरकार से यही तो मांग की जाती है। हम तो कम से कम अपनी सरकार से इतनी मांग कर ही सकते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे देश में जो होटल में जो खाना खाने जा रहे हैं उनका आप बिल माफ करवा दीजिए या फिर सरकार उसका बिल चुकाए। हम तो ऐसी कोई मांग रख ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे नागरिकों को सही जानकारी दीजिए, सही जानकारी के आधार पर आप उन्हें बताइए, और जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनिए, उन्हें कम से कम सच्चाई से अवगत तो कराइए, ताकि वो भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर सकें। जो लोग शहरों में बसे हुए हैं, अगर आने वाले समय में ये लड़ाई लंबी खिंचती है
तो कहीं ना कहीं क्राइसिस और ज्यादा होंगे। और अभी से अगर आप उन्हें एक चेतावनी देते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी तैयारी तो सुनिश्चित कर लेंगे। जो लोग शहरों में बसे हुए अपने गांव में आएंगे, अगर गैस नहीं होगी तो ईंधन से अपनी रोटियां पकाएंगे, कुछ ना कुछ तो उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन आप सीधा लॉकडाउन लगवाएंगे, सीधा नोटबंदी करेंगे, और सीधा नोटबंदी या लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों को खबरों के गोदी मीडिया के माध्यम से पता चलेगा कि देश में क्या हो गया। और ऐसा ही लगातार हमारे देश में हो रहा है। आप माने या ना माने, जो सरकार अपने देश के देशवासियों से सच्चाई छुपाती है वो गद्दार होती है। उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपनी विफलता छुपाना चाहती है, अपने देश के नागरिकों को अंधेरे में रखकर उनसे सच छुपाना चाहती है, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। और जो सरकार बार बार विफल हो रही हो, आखिरकार वो सरकार बार बार सत्ता में किस तरह आ जाती है। आप जानते हैं, ईवीएम का खेल। आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार किसकी आएगी आपको पता है। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। लेकिन बावजूद इसके अंधभक्त जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया गंदी नाली से गैस बना लो, उससे चाय भी बन जाएगी, उससे खाना भी बन जाएगा। जो मोदी जी का पुराना ज्ञान था आपने सुना ही होगा, लगातार वो वायरल हो रहा है। साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच वाले, वाह, पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। विश्व गुरु हैं हम, ऐसे विश्व गुरु हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं अपने देश से। ईरान से बात जरूर हो रही है विदेश मंत्री की, लेकिन अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पास करने की अनुमति नहीं मिली है। आप इस बात को मानिए, लेकिन सरकार इस बात को मानेगी नहीं, और गोदी मीडिया लगातार उनके बारे में झूठ फैलाती रहेगी, लोगों को बरगलाती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो लोग अंधभक्ति में अब भी डूबे हुए हैं। और आप ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।